सोनल और उसके फ्रेंड पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे पर केक लगा रहे हैं और उनकी नौकरानी मधु चुपके से बचा हुआ केक का टुकड़ा उठाकर अपने पल्लू में छुपा कर ले जाती है। सोनल एक अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पिताजी हमेशा उसकी सारी जिद पूरी करते थे। सोनल ने अपनी पसंद के लड़के अमित से शादी कर ली, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत था। सोनल अपने पति अमित के पैसे पर ऐश करती थी। उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। यार अमित, यू आर सो बोरिंग, दिन भर काम करते रहते हो। कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे साथ क्लब में चलो। न्यू ईयर आने वाला है, हम साथ में पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। डार्लिंग यू एंजॉय। अगर मैं पार्टी करने लगा तो फिर कमाएगा कौन? यू मी? मैं तुम्हारे पैसे अपनी पार्टी में उड़ा देती हूँ। नो माँ बेबी, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूँ। अमित एक सीधा साधा मेहनती लड़का था। उसे ज्यादा पार्टियां करना पसंद नहीं था। वो सोनल से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। सोनल मेम साहब, मेरा काम हो गया है, मैं अब घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन कल जल्दी आ जाना, मैंने अपने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखी है। मेम साहब, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कल उसे लेकर अस्पताल जाना है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम नौकरों का यही प्रॉब्लम है, हमेशा अपने दुख का रोना रोते रहती हो। इतना पैसा क्या तुम घर पर बैठने का लेती हो? अगर नहीं काम करना है तो जाकर अपने घर पर ही बैठो, यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मैं कल समय से पहुँच जाऊंगी। मधु सोनल के घर पर नौकरानी का काम करती थी। सोनल हमेशा मधु को भला बुरा कहती रहती थी और उसे बेमतलब का ताना मारते रहती थी। कभी कभी उसे नौकरी से निकालने की धमकियां भी देती थी। सोनल अपनी ख्वाहिशों के आगे किसी को नहीं देखती थी। अगले दिन मधु समय से काम पर आ जाती है। अरे मधु, अब तेरा बच्चा कैसा है? क्या बताऊं मालकिन, आज उसे अस्पताल लेकर जाना था। आज सोनल मेम साहब का पार्टी था, इसलिए मैं जल्दी आ गई। जल्दी से सारा काम निपटाकर उसे अस्पताल लेकर जाना है। ठीक है, मैं सत्संग में जा रही हूँ, तुम जल्दी से काम निपटाकर घर चली जाना। सोनल की सारी फ्रेंड आती हैं। सभी ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। सभी हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर नाच रही थी। मधु का ध्यान घड़ी पर था। शाम आने को चली थी, लेकिन सोनल हमेशा मधु को कुछ न कुछ काम दे रही थी, जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पा रही थी। मेम साहब, 4 बजने को आ गए, मुझे अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जाना है। लेकिन अभी हमारी पार्टी खत्म नहीं हुई है, तो मैं से आधा पार्टी का काम छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने फ्रिज में बड़ा वाला केक रखा है, जाकर ले आओ। ठीक है मेम साहब। मधु फ्रिज से जाकर केक निकालती है। केक देखने में बहुत बड़ा और सुंदर होता है। उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही होती है। बाप रे, इतना बड़ा केक, इससे कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे बच्चे कभी भी इतना बड़ा केक नहीं खाए हैं। अगर बचेगा तो मैं थोड़ा केक उनके लिए भी लेकर जाऊंगी। तभी वहाँ सोनल आ जाती है। अरे जल्दी करो, सब बाहर केक का इंतजार कर रहे हैं। अभी लाई मेम साहब। मधु उस केक को लेकर पार्टी में जाती है। सोनल और उसकी फ्रेंड सब मिलकर केक काटती हैं। लाउड म्यूजिक बजाकर नाचती गाती हैं और एक दूसरे के फेस पर केक लगाती हैं। कई सारा केक नीचे भी गिर जाता है। मधु की नजर केक पर थी। वो अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा केक लेकर जाना चाहती थी, इसीलिए सभी की नजरों से बचाकर मधु केक का टुकड़ा अपने पल्लू में छुपाकर वहाँ से लेकर जाती है। तभी सोनल की सहेली वर्षा का मोबाइल गायब हो जाता है। ओह माय गॉड, मैंने अपना मोबाइल अभी यही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। रिलैक्स बेब, काम डाउन, तुम्हारा फोन अभी मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। वो कोई ऐसा वैसा फोन नहीं था, पूरे 1.5 लाख का था। लेकिन कहाँ जा सकता है? अभी तुम्हारी नौकरानी मधु यहाँ पर घूम रही थी, जरूर उसकी नजर मेरे फोन पर होगी, उसी ने मेरा मोबाइल चुराया होगा। रुको, मैं अभी मधु को बुलाती हूँ। सोनल मधु को बुलाती है। बता, मेरा मोबाइल कहाँ है चोरनी? तू यहाँ काम करने आती है या चोरी करने? ये क्या बात कर रही है मैडम, हमने कोनो मोबाइल नहीं चुराया है। झूठ मत बोल, तू अभी यहाँ से अपने पल्लू में छुपाकर कुछ ले जा रही थी। ये ऐसे नहीं मानेगी, हमें इसकी तलाशी लेनी चाहिए। वर्षा और सोनल मधु की तलाशी लेने लगते हैं। उसके पल्लू से केक निकलता है। तभी वहाँ सुषमा आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मम्मी जी, मेरी सहेली वर्षा का फोन चोरी हो गया है और हमें शक है कि फोन मधु ने चुराया है। इसके पल्लू से हमें ये केक भी मिला है। जो केक चुरा सकती है वो फोन क्यों नहीं चुरा सकती? शांत हो जाओ, किसी पर बेवजह इल्जाम लगाना गलत बात है। मधु हमारे घर सालों से काम करती है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, वर्षा के नंबर पर फोन करो। सोनल वर्षा के नंबर पर फोन करती है। वर्षा का फोन उसके पर्स के अंदर बजता है। शायद गलती से मैंने अपना मोबाइल पर्स में डाल दिया होगा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। इन नौकरों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माना किसने मोबाइल नहीं चुराया था,
लेकिन ये केक चोरी करके ले जा रही थी। मधु, तुम अपने घर जाओ, कल तुम्हारी छुट्टी है। कल तुम अपने बच्चे को लेकर अस्पताल चले जाना और तुम भी घर पर आराम करना। सुषमा को सोनल का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वो उसे समझाना चाहती थी। बेटा सोनल, माना कि वो हमारे घर पर नौकरानी का काम करती है, ठीक है ना मम्मी जी, और गरीब लोग छोटी मोटी चोरियां करते ही हैं। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सुषमा सोनल को अपने साथ लेकर मधु के पीछे पीछे उसके घर की ओर जाती है। मधु का घर गंदी नाली बस्ती के पास था। वहां पर चारों तरफ छोटे छोटे झोपड़ियां बने हुए थे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कैसी जगह है? यहाँ कोई कैसे रह सकता है? कई गरीब लोग अपनी जिंदगी यहीं काटते हैं। वो देखो मधु का घर। मधु का घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें उसका एक बीमार बच्चा खटिया पर पड़ा था और मधु उसे दवाई पिला रही थी। बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आ पाई। मेम साहब ने मुझे पकड़ लिया था। हमारे सारे पैसे तुम्हारी दवाई में खर्च हो चुके हैं। अगले महीने की तनख्वाह आने तक हमें खाने का कुछ दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। ये देख सोनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जाकर मधु को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दीजिए मधु दीदी, मैंने कभी आपके दुख को नहीं समझा, हमेशा आप पर इल्जाम लगाती रही। मेम साहब, आप यहाँ? हमारे घर में तो आपको बैठाने के लिए भी जगह नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल से तुम हमारे घर के स्टाफ क्वार्टर में रहोगी और तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और इलाज का खर्चा भी मैं उठाऊंगी। मधु ये सुन सोनल के पैर पड़ने लगती है। सोनल उसे उठाकर अपने गले से लगा लेती है, उसे अपने साथ अपने घर पर रहने देती है, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है। सोनल की दुनिया देखने का नजरिया बदल चुका होता है। अपने से छोटे किसी भी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाती थी और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी।